इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का। दर्शकों, समाज में कोई भी व्यक्ति जब अपना कैरियर शुरू करना चाहता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं। उसमें अगर वो सरकारी नौकरी की दिशा में जाना चाहता है तो वो आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है, और समाज सेवा के क्षेत्र में अगर वो जाना चाहता है तो प्रमुखता होती है चिकित्सक बनने की। एक डॉक्टर बनने की चाहत हर व्यक्ति की होती है। यह सेवा ऐसी है कि ईश्वर के बाद अगर कोई इस धरती पर कोई ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है तो वो चिकित्सक माना जाता है। आज हम एक ऐसे चिकित्सक से बात कर रहे हैं, उनके जीवन वृत्त पर भी बात करेंगे, और संपूर्ण दुनिया के लिए एक ऐसा अवसर आया था। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो 2020 का जो दौर था, जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन में पूरी दुनिया थी, हमारा देश भी उससे छूता नहीं था। उस दौरान जब कोरोना महामारी संपूर्ण दुनिया को अपने चपेट में ले रही थी, हमारा भारत भी अब सतर्कता के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी सतर्कता के साथ संपूर्ण देश को उन लोगों ने लॉकडाउन के तहत जो है एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें कोरोना संक्रमण से पूरे देश को बचाया जा सका। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के बाद अगर किसी की थी वो चिकित्सकों की थी। हम आज ऐसे चिकित्सक पास बैठे हैं गोरखपुर में जिनका नाम शिवशंकर शाही है। आप शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के मालिक हैं, और आपकी जो सेवा है कोरोना काल में तो वो प्रदर्शित हो गई। उसके पहले भी आप समाज के लोगों की और तमाम सारे पीड़ितों की आप सेवा लगातार करते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में जो आपने किया, जो आपकी टीम ने किया, वो उल्लेखनीय है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और वह आप तक और आप जैसे अनेक लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम मैं आज यहाँ आयोजित कर रहा हूँ। तो इसमें हम डॉक्टर साहब की सेवा पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इनके जीवन वृत्त पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी श्रोताओं को। डॉक्टर शिवशंकर शाही, निदेशक शाही ग्लोबल अस्पताल तारामंडल की तरफ से सादर प्रणाम एवं नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपकी सेवा ख्यातिलब्ध सेवा भी है और आप ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व भी आपका है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चिकित्सक हैं, यहाँ तक कि आपकी जो जीवन यात्रा शुरू हुई है उसके पीछे मैं जानना चाहूँगा। जैसे नाम मैंने बताया दर्शकों को, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके माता पिता का नाम आप बताएंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ था, ये हमारे दर्शकों को आप स्वतः बताएंगे, क्योंकि मेरे कार्यक्रम का यह नाम है कि उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। देखिए, मेरा बचपन ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ है। मेरे माता जी स्वर्गीय जयंती देवी, पिताजी स्वर्गीय रामनंद शाही, सिहाइश पार एक गगा के पास गांव पड़ता, वहीं से रहने वाले हैं। कक्षा 5 तक हम अपने गांव से ही पढ़े हैं, बेसिक प्राइमरी पाठशाला सिहाइश पार। उस समय वह भवन ना था, हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, और याद है कि लकड़ी की पटरी होती थी, उस पर चाक से लिखा जाता था, नरकट की कलम मिलती थी, और एक बहुत ही खुशहाल माहौल रहता था। मास्टर उसमें पेड़ के नीचे से पढ़ाते थे। और उसके बाद 6, 7, 8 में और इंटीरियर चला गया, श्री राम धामपुर माध्यमिक विद्यालय बेलबी रोहन, और थोड़ा अंदर पड़ता गोला की तरफ, वहाँ से किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई में किसान इंटर कॉलेज गगहा से किया। MBBS मैंने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से करने के बाद मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस UCMS गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता, वहाँ से मैंने सर्जरी में MS की डिग्री ली, और सर गंगाराम हॉस्पिटल से मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की फेलोशिप करने के बाद मैं इस फील्ड में। आपके पिताजी का नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामनंद शाही था। वो पेशे से किसान थे, लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उनको गांव पर लोग नेताजी कहा करते थे। और मतलब आपके पिताजी किसान थे, किसान परिवार से आप जुड़े हैं। हाँ, और जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो बिल्कुल गांव के गलियारे से शुरू होती है। आपका जो जीवन है वहाँ से शुरू होता है, और देश की राजधानी दिल्ली होते हुए फिर आप गोरखपुर अपने गृह मतलब जनपद में मुख्यालय पर आकर के और आप सेवा दे रहे हैं। आपने संपूर्ण जीवन वृत्त को इसमें रख दिया है, लेकिन थोड़ा सा और पीछे हम चलेंगे कि जो पढ़ाई आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई, माध्यमिक शिक्षा भी गांव से हुई, और उच्च शिक्षा के लिए आप शहरों की तरफ आए। आपकी शादी वो पढ़ाई के दौरान हो गई, क्योंकि गांव में पहले लोग पढ़ते थे तो पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, लेकिन चूंकि आपकी शिक्षा, आप चिकित्सक हैं तो मेरी शादी MBBS करने के बाद
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की भतीजे से हुई, क्योंकि मेरे फादर किसान साथ पार्टीज में भी इंटरेस्ट रखते थे। तो याद है कल्पनाथ सिंह, स्वर्गीय कल्पनाथ सिंह हुआ करते थे डेरवा के बाबू साहब, वो कृषि मंत्री भी थे जनता हाँ सरकार बिल्कुल, में। उत्तर प्रदेश। तो उसमें वो हमारे पिताजी, उनके कोई डिफरेंट नहीं रहता था, एकदम मतलब एक समकक्ष मानते थे लोग। और तब से चंद्रशेखर जी समूह के रहते थे, लोग जानते भी थे। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से आपकी शादी तो शादी MBBS के बाद हुई है। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। आपकी पत्नी भी चिकित्सक हमारी हैं? पत्नी भी चिकित्सक है, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सीमा साई नाम है, वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक व्यवस्था है उसका संचालन कैसा होता है? क्या आपकी पत्नी जो है अपने जो उनका पारिवारिक दायित्व है उसका निर्वहन वो कर लेती हैं, या फिर उसके लिए आपको अतिरिक्त कोई व्यवस्था करनी पड़ती है? नहीं, देखिए संयोगवश हमारी पत्नी भी सर्जन है, हम भी सर्जन है, तो एक कॉमन फील्ड है, तो मेजर वर्क मैं कर लेता हूँ। और पत्नी एक चिकित्सक के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी गृहिणी गृहिणी भी करती हैं। यहाँ तक बता रहा हूँ कि सुबह जब हम नाश्ता कर लेते हैं, हमको नीचे भेजने के बाद वो फिर तैयारी करती हैं, चालू करती हैं, और पूरा हमारा एज एक अच्छी भारतीय नारी की तरह हमारी पूरी देखभाल करती हैं। लोगों को ऐसा लगता नहीं कि ये डॉक्टर हैं, इतने अच्छे परिवार से आएंगे, इतनी बड़ी परिवार से आएंगे। आज उनके अंदर सम्मान वही है जो एक हाउस वाइफ का उसको हम ट्रीट करती हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी पत्नी इतनी बीजी डॉक्टर है, क्योंकि जहाँ मेरी सुख सुविधा की बात होती है वहाँ सब काम किनारे करके वो मेरे पीछे लग जाती हैं, और हम लोग मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि और कभी ऐसी मतलब पारिवारिक दायित्वों में कभी कोई कमी दिक्कत नहीं है, बच्चों के पालन पोषण में कभी ये नहीं एहसास हुआ बच्चों को कि हमारे माता पिता हमसे बच्चे साथ रहते हैं। उनके साथ और रहते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जहाँ भी रहा, मैं दिल्ली में आपको बता दूं कि दिल्ली में मैं MS करने के बाद दिल्ली में ही बस गया। आज भी मेरी दिल्ली में मकान है, 4 मंजिला मकान है, से लौट नहीं किया हूँ। मकान का ग्राउंड फ्लोर यहाँ के लोगों के लिए रहता था। जब गोरखपुर के मरीज रिफर होते थे एम्स के लिए, दिल्ली के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा एक पूरा 2 BHK का था, इन्हीं लोग के लिए रहता था। अटैच किचन, लेटरिन, बाथरूम में बनाते थे, खाना खाते थे, सारा इलाज होता था। और वही लोग हमको प्रेरित करते थे कि गोरखपुर चलो। मैं तो दिल्ली में था, दिल्ली में मेरा नर्सिंग होम था, मेरा गवर्नमेंट जॉब था, बच्चे पढ़ रहे थे, अपना घर का सब कुछ सेटल था। लेकिन एक होता है कि डेस्टिनी जो होती है कि जो भी जाता था, अरे भैया आप इतने बड़े डॉक्टर हो, एम्स में आपकी ड्यूटी बोलती है, हमको लाइन नहीं लगाना पड़ता, तुरंत नंबर मिल जाता। दिल्ली में रहने से था कि किसी भी कॉलेज में चले जाओ, एज ए बीइंग सीनियर डॉक्टर हर दिन सम्मान मिलता था। तो वहाँ यहाँ के मरीजों को कभी डेट नहीं मिलती थी, तुरंत भर्ती हो जाते थे, सुविधाएं मिलती थी। तो उन लोगों को लगता है कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, इनको गोरखपुर चलना चाहिए। तो इतना हिप्नोटाइज कर दिया उनको, मुझे सम्मोहित कर दिया कि मैं गोरखपुर आया और हमसे पूछा क्यों आए हो, तो क्षण मेरा ब्लैंक रहता, सफेद रहता, दिख हम क्यों आए इसका जवाब मेरे पास नहीं रहता। हो सकता आप लोगों का प्यार खींच लाया हो सकता कुछ और अच्छा करने के मिला हो, तो वो इसलिए दिल्ली आ गया। लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ अपना आवास अस्पताल में बना लेता हूँ, घर छोड़ यही आवास पर अस्पताल बनाने से क्या होता है, हम बच्चों को पूरा टाइम देते हैं, बच्चों के साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनको 1-2 घंटे पढ़ा भी लेते हैं, अपना भी काम करते हैं, दोनों चीजें चलती रहती है। इसीलिए हमारा जो ट्रेवल का सड़क का समय बर्बाद होता है वो मैं बच्चों को मतलब प्रबंधन जो है समय का बेहतर तरीके से, चिकित्सक जो है बेहतर प्रबंधन भी होता है। सेकंड को किस तरह से बच्चों पर बैठता हूँ। आज मेरी बेटियां इंटर में भी उसके साथ आधे घंटे बैठा था, क्या पढ़ी है, थोड़ा सा मैं भी साइंस का छात्र हूँ तो उसको थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ, तो उसको उतना ही काफी होता है बच्चों को, ऐसा नहीं। तो हर पेरेंट्स, हर माँ बाप को देखिए बच्चों को टाइम जरूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपकी धरोहर के साथ साथ देश की भी धरोहर है। नहीं बिल्कुल, आपके संस्कारों का जो संवहन है वो बच्चों की तरफ होता है, और ये बहुत अच्छी चीज है जो आपने बताया। एक तो संदेश भी आपने दे दिया हमारे दर्शकों को कि परिवार को, चाहे आप जिस भी पद पर हों, अपने बच्चों को समय देना चाहिए। ये निश्चित रूप से आपको संस्कारों से मिला होगा। हम थोड़ा सा और बैठ जाएंगे। आपके पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी अकेले थे। अकेले? हमारे पिताजी अकेले थे, और हमारे पिताजी के नाते उनके साथ पूछते हैं अकेले थे। अच्छा, तो आप कितने भाई हैं? हम इसमें 4 भाई हैं, हाँ। 2 बहन हैं। मेरे सबसे बड़े भाई यूपी पुलिस में रिटायर हैं, घर पर हैं। अच्छा। दूसरे नंबर के इसमें एयरफोर्स में है, और तीसरे नंबर इंस्पेक्टर हैं लखनऊ में। यानी सबसे छोटे हैं आप? नहीं सर, सबसे छोटा लखनऊ, तीसरा मैं हूँ। अच्छा, सबसे छोटा। बहन? बहन एक कोठा शादी हुई है, एक सिलंदर। अच्छा, 2 बहन हैं। अच्छा, ये आपका पूरा परिवार है। ये डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा, चूंकि आपने इतना बता दिया
पूरे प्रोफाइल में और अपने जो वृत्ति है आपकी उससे संबंधित सारी बातें बता दिया। चिकित्सकीय सेवा में जाने का आपका पहले से प्लान था, पहले से मन था, पिताजी की इच्छा थी, या कैसे आप चिकित्सकीय सेवा की तरफ जो पढ़ाई आपने की, चिकित्सकीय पढ़ाई जो है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। और मैं बता दूं, मैं जब इंटर में पढ़ रहा था तो नंबर बहुत अच्छे आते थे, कॉलेज में भी एक अच्छे थे। तो माननीय श्री इंद्रासन राय जी हमारे बायोलॉजी के टीचर थे, तो मुझे बहुत गाइड करते थे। और असली बताओ, इंटर में ये नहीं पता था कि डॉक्टर बना कैसे जाता, बना कैसे जाता। लेकिन पिताजी का एक इच्छा थी, माता पिता की इच्छा थी कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि अच्छे नंबर आते थे। बायोलॉजी बहुत अच्छा नंबर हाई स्कूल आया था। मैं डिटेंशन क्लास, उसमें डिटेंशन बना बहुत, अब तो लोग 98% बिल्कुल कहावत है कि टेम्परेचर के बराबर नंबर आते हैं। हाँ। पहले फर्स्ट क्लास में 60% ज्यादा पाने वाला अपने बहुत में माना जाता है। बायोलॉजी में मेरा उस समय 79% के आसपास नंबर आया था, तो इसलिए मुझे बायोलॉजी दिया गया। और पेरेंट्स की, स्पेशली पिताजी की पूरी इच्छा थी लड़का डॉक्टर बने। और मैं ये संकल्प ले लिया था कि किसी कीमत हमको डॉक्टर बनना है। और मैं बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसी कोई चीज है, असंभव वर्ड नहीं होना चाहिए, आपको किसी में अनो वर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं कोई चीज नहीं है। अगर भगवान रामचंद्र जी भालू बांधर लेकर लंका पर विजय हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास तो पूरी सुविधा है। हम डॉक्टर को नहीं, कुछ बन सकते हैं आप, बस आपके पास विल पावर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप कुछ भी बन सकते हैं, बस उस दिशा में प्रयास करिए पूरी ताकत, पूरी इच्छा के साथ। मैंने यही किया, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। और आज फिर मैं अपने शहरवासियों में मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जो आपके अंदर प्रतिभा थी, जो आपके अंदर जो संकल्प शक्ति थी, जब वो प्रकट हुई तो लगा कि आपका जो दिशा है वो चिकित्सकीय दिशा है, और उधर आप अग्रसर हो गए। लगता था, क्योंकि पिताजी कहे कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, तो मैं मान लिया। तो एक दो बार लगता था डॉक्टर बहुत बड़ी चीज होती होगी, लेकिन जब मैं एग्जाम दिया सिलेक्शन हुआ, लगा कि नहीं यार ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बंदा पढ़कर डॉक्टर बन। क्योंकि मेरा पूरा पढ़ाई गांव से हुई है। मैंने एक ट्यूशन नहीं किया, एक कोचिंग नहीं किया, कहीं भी कुछ नहीं किया, सेल्फ मेड आदमी हूँ, खुद ही पढ़ाई क्यों, खुद ही सेल्फ पाया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब आप चिकित्सकीय पढ़ाई आपकी जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप सरकारी सेवा में चले गए? हाँ, उसमें सरकार में दिल्ली में, क्योंकि माननीय पुष्पा जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी रिलेशन में थे, तो दिल्ली में बस गए। और दिल्ली अभी भी डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हमारे जब उद्घाटन बोले थे कि 5 लाख सीटें में खाली, अभी उनको 5 लाख डॉक्टर की आवश्यकता है। तो सीटें तो मिल जाती, डॉक्टरों को जॉब की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जैसे शहर में आप प्रयास करिए तो अपॉइंटमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो चूंकि मैं थोड़ा एकेडमिक था, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा, तो मैं एकेडमिक की वजह से मैं प्रोफेशन चूज किया था, तो मैं कुछ दिन एग्जाम में था। तो आप वहाँ से जब गोरखपुर आए, तो गोरखपुर में आज तो आपका अपना खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन काफ़ी दिनों तक मैं जानता था कि आप जो है आपका हॉस्पिटल किराए के मकान में हुआ करता था। उस दरमियान जो आपकी ख्याति जो है, अचानक ख्याति जैसे ही आप आए, शिव शंकर शाही नाम जो है ऐसा नहीं था कि जो लोग पहले से जानते हों। हो सकता है आपके पेशेंट जो है जो यहाँ से दिल्ली जाते थे वो जानते रहे हों, लेकिन आम आदमी तो जब आप गोरखपुर में आए और अचानक जो आपकी ख्याति बढ़ी आपके जो कार्यों से जो है, तब लोगों ने जाना करे शिव शंकर साहिब भी कोई डॉक्टर हैं। कुछ ऐसी स्मृतियां हैं आपकी, जरा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे आपको ख्याति मिली। क्योंकि मैं अपने मुखर बिंदुओं से भी कह सकता हूं, लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप बताएं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि जब आपको ख्याति मिलनी शुरू हुई तो अचानक जो है रातों रात आप जो है ख्याति। देखिए, मैं एज ए चिकित्सक मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, आपका जो पैसा उसके ऊपर बहुत ही लायल होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं अपनी चिकित्सा में 2 चीज ध्यान रखता हूँ कि कोई भी मरीज बिना इलाज के वापस न जाए, धन के अभाव में। और स्पेशल रात में जब डॉक्टर लोग फोन बंद कर दिए रहते हैं, मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है। अगर रात को 12 बजे कोई फोन कर रहा है तो मुझे लगता है मुझे मजाक नहीं कर रहा है, कोई पीड़ा होगा, घोर कष्ट होगा। और उस समय अगर एक रात जग कर हम किसी की नींद बचा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। मैं थका नहीं, मतलब पैसे की सार्थकता वहीं दिखती है ना। और जब मैं गोरखपुर आया तो मेरा एक नर्सिंग होम अपने घर में ही बना रहा था, जो कंस्ट्रक्शन की बात थी, काफी थका रहता था, प्रैक्टिस करता था, ढेर सारे अस्पताल में जाते थे सर्जरी करने, जो घूम करते थे। तो मैं रात पिक्चर देख रहा था, नाइट शो था, यमला पगला दीवाने पिक्चर थी। 12:30 बजे रात को मेरे फोन में घंटी आई, एक कॉल आया, दूसरा कॉल पर मैं उठाया तो एक बंदे ने कहा कि मेरी बिटिया के गले और पेट में सरिया घुसी है और यहाँ मैं
मेडिकल कॉलेज जिला हर जगह कई, और मैं नाम नहीं लूँगा, अस्पतालों में घूम चुका हूँ, लोगों ने पिज्जा के लिए रेफर कर दिया है। लेकिन हमारे कोई दर्शक मरीज थे जो दिल्ली में इलाज कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। तो मैंने कहा मैं तो हूँ नहीं अस्पताल पर, तुमने कहा नहीं, एक बार आके देख लीजिए, मुझे नहीं लगता मेरी बेटी 900 क्रॉस कर पाएगी, और मुझे ऐसी लगन अंदर से कि बच सकती है। तो मुझे लगा कि मेरा मरीज भारत में जाना चाहिए। मैं पिक्चर छोड़कर अपनी पत्नी बच्चों को हाथ में पकड़ा, मैं कभी मैं आता हूँ। मैं आया, मैंने देखा तो पहली बार लगा लड़की है नहीं, तो उसके जो गले में सरिया थी, सांस के नली में गई थी, यहाँ पर होती है। तो मैंने थोड़ा सरिया उठाया, उसको ऑक्सीजन दिया, तो आँख खोल दी, मुझे लगा इसको बचा दिया। तो मैंने तुरंत रात 1 बजे रात को सारी व्यवस्था करी, क्योंकि शहर में नया था, बहुत बच्चे नहीं था। तो पत्नी को अगर तुम पिक्चर छोड़ो, चलो घर, ऐसी कहानी आ गई है और तुमको असिस्ट करना पड़ेगा हमको। तो पत्नी मेरी हर जगह काम साथ आती है। मुझे असिस्टेंट नहीं मिल रहा था सर्जरी के लिए, तो अपनी वाइफ को असिस्ट बनाया। मेरे फ्रेंड डॉक्टर भूपेंद्र सिंह नए आए थे, वहाँ सर्जरी पीजीआई से MD करके उनको एज एन बुलाया, और 5 घंटे सर्जरी चली। ढेर सारे डैमेज थे, लीवर गुर्दा बहुत डैमेज था। तो ये मुझे नहीं लगा कि मैं ख्याति के लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपना कार्य कर रहा था, स्वाभाविक है, मैं अपना कर्म कर रहा था। और उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ, सुबह लेट तक जगा, तो मैं भी सुबह 12 बजे दूसरी जगह, तो ठीक है रूटीन चल रहा था। लेकिन बाद में पता नहीं, तो मैंने बहुत बड़ा काम किया हो, मुझे नहीं पता था। लेकिन सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक ने कहा नहीं बहुत बड़ा काम है डॉक्टर साहब, ये आपने ऐसे किया, बहुत बड़ी केस है। ठीक है, मतलब तो कितनी संतुष्टि मिलती है चिकित्सकीय सेवा में मुझे जब आप किसी का जान बचाते हैं। स्पेशली अगर एक रात की नींद हराम करके किसी के बुझते हुए जिलाब को बचा लीजिए, किसी घर के चिराग को बचा लीजिए, तो वो जो खुशी होती है वो कहीं मिल नहीं सकती। सबसे बड़ी नींद वही है, उसको ना पैसे से खरीद सकते हैं, ना उसको कहीं पा सकते हैं। इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आई प्राउड कि मैं एक चिकित्सक हूँ, और हर तरह से एक चिकित्सक हर तरह से समाज की सेवा कर सकता है। वो हम हमेशा करते रहते हैं, और एक कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। सही और मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर पृथ्वी को भगवान होता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हॉस्पिटल एक मंदिर है जिसमें मरीज एक भगवान है, और हम चिकित्सक एंड हमारे पैरामेडिकल स्टाफ एक पुजारी से उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे भगवान की सेवा में कोई कमी ना हो जाए, ये मेरी पूरी कोशिश, पूरी श्रद्धा से करते हैं। तो भगवान तो मेरा मरीज होता है, जिसको मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, एक मानव की सेवा करने का, तो मैं तो इस चीज को मानता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब लॉकडाउन का समय आया, संपूर्ण लॉकडाउन, जब संभवतः 24 मार्च 2020 की रात में जब घोषणा हुई प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद से जैसे लगा पूरा देश ठहर गया, पूरी लगभग ये स्थिति संपूर्ण दुनिया में थी, लेकिन अपना देश बिल्कुल एकदम ठहर सा गया था। उस दरम्यान चूँकि आप चिकित्सक हैं, तमाम सारे आपके मरीज जो है आपके संपर्क में जरूर रहे होंगे, तमाम लोगों को पीड़ा जो है होती रही होगी। ऐसी स्थिति में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते थे, कुछ दिनों तक बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में जब आप लोगों ने जो व्यवस्था बनाया जो है, क्योंकि हम लोग जब सोशल साइट पर इस चीज़ को देख रहे थे, तो उसकी कहानी जरा सा हमको व्यक्त करें। देखिए, उसकी कहानी जब सडन लॉकडाउन घोषित हुआ, तो सबसे पहले हमारे संपर्क में पुलिस प्रशासन आया, क्योंकि डर था कि पुलिस कोरोना को पकड़ेगी। इतना हुआ क्रिएट हो चुका था, बीमारी भी इतनी खतरनाक थी कि छूने से हो जाती थी, अगर कुर्सी बैठा तब हो जाती थी, इतना टेंस माहौल था। और सडन जब लॉकडाउन लागू हुआ, तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने बताया जैसे हमारे पुलिस वालों को ट्रेन करें। तो पहला काम मैंने पीपी किट कैसे पहनना होता है, 112 जो पुलिस की गाड़ी है उनके सब को ट्रेन किया गया, कोई पकड़ेगा तो कैसे किसको पकड़ना, क्या करना, अपने सुरक्षित कैसे रहना, सब चीज़ करना है। तो पुलिस की ट्रेनिंग से मैं स्टार्ट किया, करीब 4-5 ट्रेनिंग में जाकर दिया, और कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे फेस मास्क पहनना है, सब चीज़, क्योंकि उनको ही सड़क पर चलना अलाउ था, आम तो लोग चलना अलाउ था। सारी सड़कें बंद थी, सारे गाड़ियों के पहिया जाम थे, किसी के पास खाने की प्रॉब्लम थी, किसी पर दवा की प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी समस्या थी क्रॉनिक डिजीज, जो शुगर के मरीज थे, जिनका गुर्दा खराब था, या जो दूर थे, बड़ा मैन थे, उनका इलाज दूर चल रहा था। तो उन्हीं से मैंने एक नेटवर्किंग किया, और मैंने IMA के सारे चिकित्सकों का डिपार्टमेंट वाइज नंबर लिया, जैसे गायनी का, आर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन, पीडियाट्रिशियन, सबका लेकर मैंने प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड किया कि कोई भी वीडियो कॉलिंग करके अपनी समस्या बता सकता है, और हम वही दवा लिखेंगे जो उनके चौराहे पर मिलेगी। तो जाकर चौराहे के डॉक्टर से बात करके वो शहर नहीं आ सकते थे, अगर वो नहीं मिलेगी तो उस दवा को हम शहर से उनके घर तक पहुँचा देते हैं। और उसमें होम विजिट का भी मैं शहर में ऑप्शन रखा था, अगर शहर का कोई मरीज है तो हमारे डॉक्टर, मैं कई बार जाके उसके घर भी जाकर चेक कर लेता था।
तो ये कह रहा था कि मरीज के घर बैठे उसकी जांच हो जाए, बिल्कुल। उसकी बीमारी हम सुन लें वीडियो कॉल से। बड़े से बड़े सारे सीनियर ऐसे ऐसे डॉक्टर मेरी टीम में थे जिनके यहाँ वेटिंग आती है 1 महीने की, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब लोग मेरी टीम में थे और निःशुल्क बिना फीस के अपना एडवाइस कर रहे थे। और जिसको आवश्यकता थी उनकी दवा भी हम घर तक पहुंचाया। मैं दवा देवरिया तक पहुंचाया हूँ, देवरी घाट तक दवा पहुंचाई गई है। तो अपने सब कोशिश यही की गई थी कि किसी को कोई कष्ट ना हो। तीसरी चीज मैं देखा, लॉकडाउन था, धूप बहुत थी, चौराहे पर पुलिस वाले खड़े घूमते थे, उनको फिर मैंने बात कर निःशुल्क छाता के वितरण करवाया कि छाता रहेगा, कम से कम बारिश आने वाली, धूप आने वाली खड़ा रहे। फिर समस्या है जब बॉम्बे से ट्रेनें चालू हुई, मैग्नीट लेबर बस आना चालू हुई, पता चला कि सब दुकानें बंद है, खाएंगे क्या? तो रेलवे स्टेशन में फुल पैकेज की व्यवस्था किया गया, वहाँ पर स्टाल लगी, प्रशासन का अलग थी, हमारी आईएमएफ में हमारी स्टाल अलग थी, बस स्टैंडों में स्टाफ ली। तो जहां जो पड़ता था, एज ए चिकित्सक नहीं, ऐसा नहीं कि मैं केवल दवा का काम करता था, उसमें मानव सेवा कैसे की जाए, किस तरह से किया जाए, और कोरोना वॉरियर जो सेवा कर रहे हैं उनको कैसे टाइट रखा जाए, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, वो थके ना, वो भी काम करते रहे, जिसमें सोशल एजेंसियां ढेर सारी थी। तो सबको हम लोग एक साथ करके चल रहे थे कि इस आपदा को, इस भारतवर्ष पर इतनी बड़ी आपदा आई है और हम लोग अवसर मिला है इस आपदा में सहयोग करने के, तो हम लोग ने हर तरह से तन मन धन से पूरी टीम बना के इसको हर एंगल से किया। और डॉक्टर साहब 2020 का जो साल था बड़ा भयानक साल था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उसी में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो ऐतिहासिक हैं और जो लगातार कई वर्षों से जो है, जो एक समस्या के रूप में जो है चली आ रही थी, उसका भी निराकरण उसी 2020 में हुआ है। हमारा जो इशारा है राम मंदिर की तरफ है, मतलब ये 2020 में ये अवसर मिल पाया कि राम मंदिर निर्माण का जो फैसला आया और आज जो है हम लोगों की उपस्थिति में राम मंदिर बन रहा है। मतलब एक इतना बड़ा संकट कोरोना का संपूर्ण दुनिया ने देखा, उसमें भी हम साक्षी हुए, और हमारे यहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये भी जो है हम देख रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का, उसमें भी आपकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी का निर्माण हो रहा है आप लोगों के क्षेत्र से। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जितना बड़ा कष्ट आता है उतना बड़ा हमको अनुभव मिलता है। अगर दर्द न हो तो हम प्यार को न समझ पाए। बिल्कुल। इतनी बड़ी महामारी आई तो था कि इतना कष्ट आया तो कुछ बड़ी चीज होनी है, प्रकृति का नियम है। तो एक बार में भगवान राम का मंदिर ही दे दिया उन्हें बार भगवान, और ऐसा चीज मिला कि मतलब जिसको कई 100 सालों से लड़ाइयाँ चल रही थी, सब कुछ जिसका सब कुछ साक्षी था इतिहास। हम लोग जैसे बता रहे हैं कि रग रग में राम व्याप्त है, हम लोग नमस्ते को राम राम जी बोलते थे, हम आपसन करते थे, कहते कि आई टिट ही क्योर। बिल्कुल। तो भगवान की कहीं की छाया था, क्योंकि हमारे अस्पताल में ही कई मरीज चल कर आते हैं और टांग कर जाते हैं। एक चीज और मैं डॉक्टर साहब कहूंगा कि एक सौभाग्य और हम सभी को मिल गया, गोरखपुर के रहने वाले हैं आप, और इस समय गोरखपुर सीएम सिटी है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। कभी 1985-86 में जब वीर बहादुर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हम लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन आज जो है लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, 4 साल तो पूरा करने जा रहे हैं योगी जी। तो ऐसी स्थिति में जो सीएम सिटी है वो कितना गौरवान्वित करती है आपको अपनी सेवा के? देखिए, अब ये कहानी हो गई कि हम दिल्ली से कंपेयर करने लगे हैं। हम दिल्ली जाते हैं ना, तो हमारे जो फ्रेंड है जो कहते हैं गुरु क्यों जा रहे हैं, वो तो वहाँ तो क्राइम होता, फरार होता, वो कहते हैं लकी, अरे तुम योगी जी के साथ बैठते हो, उतना महान आदमी है, उन्होंने क्राइम खत्म कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो अलग चीजें हैं। लेकिन गोरखपुर में जो विकास की आंधी आई है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं इतना सोच नहीं रहा था कि इतना विकास संभव है जो हो रहा है। रियली हम जो सोच रहे थे उससे कई गुना ज्यादा मिला हमको एम्स मिल गया, हमको फर्टिलाइजर मिल गया। देखिए, हम चाहते हैं कि हमको सुरक्षा, सड़क और बिजली, ये 3 चीज मिले, हम खुद विकास कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मिल गई, तीन से हम परेशान थे। बिल्कुल। और चीजें तो योजनाएं आ गई। देखिए, फर्टिलाइजर चालू हुआ, एम चालू हुआ, कम से कम कुछ इम्प्लाई आएंगे, कुछ कमाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इनकम तो यही तो विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा दे देना, किसी को पैसा दे देना विकास नहीं होता है। उसको जॉब दीजिए, वो कमाएगा, कुछ खर्चा करेगा, कुछ ठेले रेडी वाले कमाएंगे, दुकानदार कमाएंगे, अस्पताल कमाएंगे, टर्नओवर बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आप चिकित्सक की सेवा में जो आप समाज सेवा, चूंकि चिकित्सक की सेवा स्वयं अपने आप में एक समाज सेवा है, उसके अतिरिक्त आप जो है चिकित्सक की सेवा से अतिरिक्त आपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप रुचि लेते रहे। थोड़ा सा हम आपके शौक के बारे में जानना चाहेंगे
कि शौक जैसे गाने का शौक, खेलने का शौक, ये किस तरह का मतलब कोई शौक था आपके जीवन में, या फिर खाली आप जो है पढ़ाई में ही लीन रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मनोरंजन तो बहुत जरूरी चीज होती है। और अगर आपको बोली दिया कि जब गले की सरिया ऑप्शन किया तो मैं पिक्चर देख रहा था। पिक्चर देख रहा तो यानी तो गाना सुनने का? मैं गाना सुनने का शौक हूँ, और मैं कुछ हारमोनियम वगैरह भी बजाता हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत मतलब संगीत प्रेमी हूँ। अच्छा, मतलब और गाते भी हैं? हाँ, भारतीय संस्कृति को ज्यादा पसंद करते हैं। और प्रोफेशनल नहीं, लेकिन बस वही कि बहुत जरूरी चीज है, इससे अपना नहीं, ठीक ब्रेन है। रिलैक्स रहता है। और ढेर सारी जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर, ये सब होती नहीं है अगर आप संगीत के प्रेमी हैं। मतलब आपको स्ट्रेस रिलीविंग कैप्सूल होता है। बिल्कुल। तो संगीत प्रेमी तो सबको होना तो चाहिए। अपने मरीजों को क्या कहेंगे आपके जो है संगीत जो है भाई दवा दवा ना खाना पड़े, तो कम से कम वो जो मैं है बोलता हूँ, अपने आप को स्वस्थ कर सके। मैं मरीज इससे को बोलता हूँ अपने कि शौक से। भगवान न करे तुमको डॉक्टर और वकील के यहाँ जाना पड़े, हाँ। तुम स्वस्थ रहो। और बताए, मेरी ओटी में भी सरगम की रेडियो चलती है, हर मेरी गाना सुनता, ऑपरेशन होता, हैप्पी माहौल रहता, एकदम स्ट्रेस खत्म होता। मेरे को तो पता नहीं था मेरा ऑपरेशन हो रहा, मेरा हो गया, मैं तो गाना सुन रही थी, मैं तो गाना सुन रहा था। तो आप संगीत के करीब सबको रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखते हैं कि अक्सर अस्पतालों में जो फिजियोथेरेपी आपका वार्ड अलग जो है लैब है जो है, तो फिजियोथेरेपी का मतलब है जो है एक्सरसाइज से है जो है। तो एक्सरसाइज जो है, अब बाबा रामदेव तो संपूर्ण दुनिया में जो है योग को प्रचारित कर रहे हैं, हमारी धरोहर है योग पतंजलि जी का। आप अपने जो हमारे दर्शकों के माध्यम से जो आपके वो मरीज हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जैसे आपने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी को डॉक्टर और वकील के पास ना आना पड़े, तो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकता है व्यक्ति कि उसको जरूरत न पड़े जो है? आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन सामान्य तरीके से मैं इस स्टेज में भी सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और मॉर्निंग वॉक मेरा लंबा होता है, कम से कम 5-6 किलोमीटर का होता है। बिल्कुल। आप अभी देख लें, मोबाइल का हुआ वो लंबा रहता है। एक्सरसाइज, देखिए, योग तो हमारे कल्चर में है। बिल्कुल, योग तो हमारे कल्चर में। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया के सबसे दुखी आदमी, कितना बड़ा पैसा हो, आप खरबपति हो, करोड़पति हो, अगर स्वस्थ नहीं तो जीरो है, आपकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। इसलिए शरीर पर ध्यान, खान पर ध्यान। मैंने लॉकडाउन में भी जब आ रहा था इम्यूनो मॉड्यूलेटर, तो मैंने एक वीडियो डाला था, आपको दिखाया था कि मैं खुद एक गाय पाला हूँ, हाथों में एक गाय रहती है। मैं टेरिस पर किचन गार्डन रखा हूँ, खुद ताजी सब्जी पैदा करता हूँ, टाइम देता हूँ उसमें, ऐसा नहीं। हाँ, मेरे स्टाफ में ज्यादा टाइम देते हैं। मैं ताजा नेनुआ, भिंडी, लौकी, करेला, ये सब बोता हूँ, सब रहता है। तो हर बंदे को खान पान और स्वाद को देखना चाहिए। आज हर खाने में मिलावट हो रही है, कोई दूध शुद्ध नहीं मिल रहा, हर सब्जी इंजेक्शन से आ रही है, विश्वास हटता जा रहा है। तो क्यों नहीं हम टेरिस गार्डन रखें? अपने घर की सब्जी तो हर बंदा छत पर पैदा कर सकता है। एक गाय रखने का, देसी गाय रखी, कुछ नहीं लेती है, गाय मेरी बेसमेंट अस्पताल में रहती है। बिल्कुल। शहरों तो में खान पान, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और हर बंदे को 3 चीज रखना चाहिए। मैंने मनोरंजन, खान पान और एक्सरसाइज में ही आ जाएगा। योगा करिए या जो करना करिए, मतलब कुछ करना, आपको कम से कम 45 मिनट वहां तो चाहिए हर बंदे को डेली। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, शहरों में तमाम सारे सामाजिक कार्य हो जाते हैं, तमाम आप अपना चिकित्सकीय कार्य कर लेते हैं, लेकिन गांव की तरफ जो है, क्योंकि आप गांव के गलियारे से उस प्राथमिक विद्यालय से शहर की तरफ आए हैं, तो गांव की तरफ जो है लोगों को आप जैसे चिकित्सकों का लाभ मिल सके, आप जैसे प्रतिभाओं का लाभ गांव की तरफ मिल सके, तो क्या इसकी तरफ कभी आपने सोचा कि गांव में भी हम जागरूकता कैंप लगाएंगे या गांव के लोगों को वहीं पर हम? ये मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मेरे यहाँ हेल्थ कैंप की टीम है, एम्बुलेंस हर संडे को लगाती है। एक पेरीफेरी के गाँव को पकड़ता हूँ, उसमें हेल्थ एजुकेशन से लेकर उनका चेकअप होता है। वहाँ जो अति निर्भर है, जो गरीब है, उनको मैं बुलाता हूँ, फ्री ऑफ कार्ड सर्जरी करता हूँ। आयुष्मान कार्ड धारकों को पता चल जाता है कि बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, आयुष्मान जो भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, उसकी सुविधा आपके अस्पताल में, उससे मुझे बहुत फायदा मिल जाता है। सपोज कर लिया, अब एक पेशेंट ऊपर बैठी, उसकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। अब हम अगर अपने पैसा से लगाते तो हमको 50,000 खर्चा कर डालता। अब 40,000 सरकार दे रही, हमारा 10,000 लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो फायदा हुआ, मैं दूसरे का अलग लोग से हम कमा नहीं पाए, नहीं। हमको जहाँ 50,000 लगाना था, 40,000 सरकार दे रही, काम चल जाएगा। नहीं, ये सकारात्मक दृष्टि है। आयुष्मान कार्ड से चेटी करने बहुत मजा आता है और थोड़ा सा लोड कम पड़ता है। नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है दुनिया की। भाई 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करती है। ये योग में मोदी जी की
सबसे बहुत ही बड़ा- फायदा हो रहा है। एक एक घुटना पर तरोपण हुआ कई मरीजों को, यहाँ मैंने कुल्हा पर तरोपण किया कई मरीजों को। एक मरीज को 3 स्टेंट हार्ट सेंटर में पड़ा, सबने मना कर दिया 3 स्टेंट उसको घर में नहीं डालो। डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो है आपने अपने सेवा कार्यों के साथ अपने जीवन वृत्ति पर बेहतर तरीके से हमसे चर्चा किया और हमारे दर्शकों तक वो सारी बात पहुंची। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो व्यस्ततम समय था उसमें आपने जो समय निकाला है, इसके लिए आपको बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ। और मेडिकल चिकित्सा से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो हमसे सीधे संपर्क कर सकता। कहीं नेट पर मेरा नंबर डालेंगे, नंबर मिल जाएगा। लिखना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख दीजिए 9935067894 99 350 67894। कभी भी किसी और कोई भी परामर्श लेना हो वो ले सकते हैं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद।